अच्छा, कभी ऐसे सोचिए कि आप एक एलियन हैं और पहली बार पृथ्वी पर आए हैं। आपको लाखों तरह के जीव दिखते हैं। कहीं पानी में हरी काई है, तो कहीं जमीन पर रेंगते कीड़े, आसमान में पंछी, विशाल पेड़। मतलब आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? ये सब एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? आज हम उन्हीं जासूसों की तरह सोचने वाले हैं, यानी वैज्ञानिकों की तरह, जिन्होंने सदियों से इन सभी जीवों के बीच रिश्ते ढूंढे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी जासूसी के गाइड बुक जैसे हैं। ये जीव विज्ञान के वो पन्ने हैं जो बताते हैं कि इस पूरी विविधता को क्लासिफाई कैसे किया जाए। तो हमारा मिशन है इस क्लासिफिकेशन के पीछे का लॉजिक समझना। हम पादप जगत यानी प्लांट किंगडम और जंतु जगत एनिमल किंगडम दोनों में उतरेंगे, और इस सफर में हम उन खास इंग्लिश टर्म्स को भी पकड़ेंगे जो वैज्ञानिक पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत पौधों से करते हैं। प्लांट किंगडम। जब हम पौधों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में फूल, पत्तियां, पेड़, यही सब आता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पूरे किंगडम को बांटने के लिए सबसे पहला, सबसे बड़ा फिल्टर कौन सा लगाया? उन्होंने सबसे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा, क्या पौधे में बीज मतलब सीड है या नहीं। और बस इसी सवाल से जीवन का पेड़ दो बड़ी शाखाओं में बढ़ जाता है। पहली है क्रिप्टोगैमे। ये ग्रीक शब्दों से बना है, क्रिप्टोस यानी हिडन और गैमोस मतलब मैरिज। हिडन मैरिज, ये तो सुनने में ही बड़ा दिलचस्प है। हाँ, मतलब इनमें रिप्रोडक्शन का तरीका छिपा हुआ है, कोई बीज नहीं बनता। और दूसरी बड़ी शाखा है फेमेरोगैमे, मतलब विजिबल मैरिज। ये वो सारे पौधे हैं जिनमें बीज होते हैं। तो इस क्रिप्टोगैमो समूह में जहां बीज नहीं है, वहां किस तरह के पौधे आते हैं? मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को इनके बारे में कम ही पता होगा। बिल्कुल, क्रिप्टोगैमे में वो प्राचीन पौधे हैं जो ज्यादातर पानी के आसपास ही पनपते थे। इनको भी 3 मुख्य समूहों में बांटा गया है। सबसे सरल है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। हाँ, इनमें असली जड़, तना या पत्तियां नहीं होती। उनका शरीर बस एक थैले जैसा होता है जिसे थैलस कहते हैं। अच्छा, तो इसमें आते कौन है? इसमें 2 बहुत मशहूर ग्रुप हैं, एल्गी यानी शैवाल और फंजाई यानी कवक। और इन दोनों में एक बहुत ही बड़ा फर्क है। क्या? एल्गी मतलब काई ऑटोट्रॉफिक होती है। ऑटोट्रोफिक? हाँ, मतलब उसके पास क्लोरोफिल है, वो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बना सकती है। अच्छा। और फंगाई, मशरूम और यीस्ट जो होते हैं वो तो हरे नहीं होते। सही पकड़ा। फंगाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है, उनके पास क्लोरोफिल है ही नहीं। तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं, वो प्रकृति के सबसे बड़े रिसाइक्लर्स हैं। वो मरी हुई चीजों को खाते हैं और पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। वाह! तो एक खाना बनाता है और दूसरा रिसाइकिल करता है। स्रोतों में एक और बड़े अजीब से जीव का जिक्र है, लाइचेन। कहा गया है कि ये एल्गी और फंगस का एक कॉम्बिनेशन है। ये कैसे हो सकता है? ये प्रकृति में पार्टनरशिप का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आप समझिए, 2 अलग-अलग किंगडम, फंगाई और एल्गे मिलकर एक बिल्कुल नया जीव बना रहे हैं। कमाल है। फंगस जो है वो शैवाल को घर, पानी और सुरक्षा देता है। और शैवाल? और बदले में शैवाल फोटोसिंथेसिस करके दोनों के लिए खाना बनाता है। ये एक परफेक्ट टीम है। लाइकेन नंगी चट्टानों पर भी उग सकते हैं जहां कोई और नहीं उग सकता। तो क्रिप्टोग्रामाई में थैलोफाइटा के बाद क्या आता है? विकास की अगली सीढ़ी पर आते हैं ब्रायोफाइटा, जैसे नमी वाली जगहों पर उगने वाले मॉस। ये वो पहले पौधे थे जिन्होंने पानी से निकलकर जमीन पर आने की कोशिश की। और उनके बाद? उनके बाद आए टेरिडोफाइटा, जैसे फर्न। ये और भी एडवांस थे। ये वो पहले पौधे के जिन्होंने अपने अंदर पानी और खाना ले जाने के लिए एक पाइपलाइन मतलब वैस्कुलर सिस्टम विकसित किया। ठीक है, तो ये तो हुई बिना बीज वाले पौधों की दुनिया। अब उस दूसरी बड़ी शाखा पर आते हैं, फैनरोगेमाई, बीज वाले पौधे। इन्होंने ऐसा क्या खास किया जो ये इतने सफल हुए? देखिए, बीज बनाना एक रेवोल्यूशनरी आविष्कार था। बीज एक पौधे का स्पेसशिप जैसा है। स्पेसशिप? हाँ, उसके अंदर एक नन्हा सा पौधा है, उसका लंच बॉक्स यानी पोषण है, और एक मजबूत प्रोटेक्टिव कोट भी है। इसकी मदद से पौधे पानी से दूर सूखी जमीन पर भी फैल सकें। और इस बीज वाले ग्रुप को भी आगे बांटा गया है ना, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ये शब्द बड़े भारी लगते हैं। लेकिन इनका मतलब बहुत सीधा है। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब है नेकेड सीड्स,
मतलब नग्न बीज। नग्न बीज। हाँ, इनके बीज किसी फल के अंदर बंद नहीं होते बल्कि खुले में होते हैं, जैसे कॉनिफर्स मतलब शंकुधारी पेड़ों के कोन्स में। ओह, अच्छा, जैसे पाइन ट्रीज। बिल्कुल, पाइन, देवदार ये सब इसी में आते हैं। और एंजियोस्पर्म्स तो जाहिर है इनके बीज नेकेड नहीं होते होंगे। बिल्कुल नहीं, एंजियोस्पर्म्स प्रकृति के सबसे स्मार्ट खिलाड़ी हैं। इसका मतलब है सीड्स इन अ वेसल, यानी बीज एक पात्र के अंदर। ये फूल वाले पौधे हैं और इनके बीज फल या अंडाशय मतलब ओवरी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। अच्छा। वे सिर्फ बीज नहीं बनाते, वे बीज को एक लंच बॉक्स यानी फल के साथ पैक करते हैं। ये जानवरों को आकर्षित करता है जो फल खाते हैं और बीज को कहीं और फैला देते हैं। ये तो कमाल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना? दुनिया के ज्यादातर पौधे आम, गुलाब, गेहूं सब इसी ग्रुप में आते हैं। और एंजियोस्पर्म्स को भी आगे बांटा गया है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। हाँ, और ये विभाजन बहुत ही यूजफुल है। ये बीज पत्र यानी कॉटिलिडन की संख्या पर आधारित है। कॉटिलिडन बीज का वो हिस्सा है जो पौधे को शुरू में भोजन देता है। तो मोनोकॉट्स में एक कॉटिलिडन होता है और इनकी पत्तियों में नसें समानांतर होती हैं। पैरेलल वेनेशन कहते हैं इसे। जैसे मक्का या घास की पत्तियां। एग्जैक्टली। और डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं और इनकी पत्तियों में एक जाली जैसी संरचना होती है जिसे रेटिक्यूलेट वेनेशन कहते हैं। जैसे आम या मटर के पौधे की पत्ती। वाह, मतलब अगली बार मैं पार्क में किसी पेड़ की पत्ती उठाकर उसकी नसों का पैटर्न देखकर ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि उसका बीज कैसा होगा। बिल्कुल, यही तो इस सिस्टम की खूबसूरती है। ये तो पौधों की दुनिया को समझने का एक शानदार फ्रेमवर्क है। तो अब चलते हैं जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम की तरफ। और स्रोतों में एक तथ्य पढ़कर मैं सच में हैरान रह गया। लिखा है कि पृथ्वी पर मौजूद लगभग 99% जानवर इनवर्टेब्रेट्स हैं, मतलब बिना रीढ़ की हड्डी वाले। ये सच है और ये दिखाता है कि हमारी सोच कितनी वर्टिब्रेट सेंट्रिक है। हम जानवरों के बारे में सोचते ही शेर, हाथी या इंसानों की बात करते हैं। सही बात है। लेकिन असल में इस ग्रह पर कीड़े मकोड़े, मकड़ियां, केंचुए, इन जीवों का ही दबदबा है। हम तो बस एक छोटी सी माइनॉरिटी हैं। तो इस विशाल जंतु जगत को समझने की शुरुआत कहाँ से होती है? पौधों में बीज थे, यहाँ पर क्या है? यहाँ एक बहुत ही बुनियादी तरीका है उनकी बॉडी सिमेट्री यानी शारीरिक समरूपता को देखना। सिमेट्री? हाँ, कुछ जानवरों में रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब उनके शरीर को केंद्र से गुजरने वाली किसी भी रेखा से 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे एक पिज्जा। अच्छा, जैसे सितारा मछली या जेलीफिश। बिल्कुल, ये ज्यादातर वो जीव हैं जो एक जगह रहते हैं या धीरे धीरे बहते हैं। उन्हें हर दिशा से खतरे और भोजन का सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरह की सिमेट्री जिसमें हम भी आते हैं, वो है बायलैटरल सिमेट्री। इसमें शरीर को सिर्फ एक ही काल्पनिक रेखा से 2 बराबर मिरर इमेज हिस्सों में बांटा जा सकता है। हम इंसान, तितलियां, मछलियां। मतलब एक लेफ्ट और एक राइट साइड। हाँ, और इसी सिमेट्री ने पर्पसफुल मूवमेंट को जन्म दिया। एक आगे और पीछे का कॉन्सेप्ट बना और आगे चलकर सिर का विकास हुआ, जहां दिमाग और सेंसरी ऑर्गन्स इकट्ठे हो गए। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शरीर का डिजाइन उसके जीने के तरीके से जुड़ा है। अब स्रोतों में जानवरों के कई फाइला यानी संघ का जिक्र है। चलिए कुछ खास उदाहरणों पर नजर डालते हैं। जरूर। सबसे सरल समूह से शुरू करते हैं, फाइलम पोरिफेरा। इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक किचन स्पंज के बारे में सोचना। बस कल्पना कीजिए कि वो जिंदा है। मतलब? उसका कोई दिमाग नहीं, कोई पेट नहीं, कोई मांसपेशियां नहीं। उसका पूरा शरीर एक जिंदा फिल्टर सिस्टम है जो पानी को अपने अनगिनत छिद्रों से खींचकर उसमें से खाना निकाल लेता है। वाह, कितना सरल डिजाइन है। इसके बाद आता है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज। इन्हें फ्लैटवर्म्स यानी चपटे कृमि भी कहते हैं और स्रोत बताते हैं कि इनमें से कई पैरासिटिक होते हैं। परजीवी मतलब पैरासाइट्स। हाँ, जैसे टेपवर्म या फीताकृमि। ये परजीवी होने की कला में माहिर हैं। ये दूसरे जानवरों के शरीर के अंदर रहते हैं और उन्हीं के पचाए हुए खाने पर जीते हैं। मतलब उन्हें खुद कुछ पचाना ही नहीं पड़ता? जरूरत ही नहीं है, उन्होंने अपना पाचन तंत्र तक छोड़ दिया है। और अब आते हैं उस समूह पर जिसे स्रोत कहते हैं। जानवरों का सबसे बड़ा और सबसे सफल समूह है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें ऐसा क्या खास है? जब हम कहते सबसे सफल, तो इसका मतलब समझिए, धरती पर मौजूद हर 10 जानवरों में से 8 आर्थ्रोपॉड हैं। 8 हर 10 में से? हाँ,
कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ, केकड़े, बिच्छू, इन्होंने हर जगह अपना दबदबा बनाया है। और इनकी सफलता का राज क्या है? 2 बड़े राज हैं। पहला, जॉइंटेड अपेंडेजेस यानी जुड़े हुए उपांग। उनके पैर, एंटीना और मुंह के हिस्से एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह हैं, जिन्हें अलग-अलग कामों के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। और दूसरा? उनका एक्सोस्केलेटन, ये एक बाहरी कंकाल है, एक पर्सनल सूट ऑफ आर्मर जैसा, जो उन्हें सुरक्षा भी देता है और मजबूती भी। ये तो सच में दुनिया के असली शासक लगते हैं। है ही। और अंत में उस संघ की बात करते हैं जिससे हम खुद जुड़े हैं, फाइलम कॉर्डेटा। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? कॉर्डाटा संघ की सबसे बड़ी विशेषता है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। ये एक फ्लेक्सिबल रॉड की तरह होती है जो शरीर को सहारा देती है। नोटोकॉर्ड। हाँ, जैसे वर्टेब्रेट्स में ये नोटोकॉर्ड ही आगे चलकर रीढ़ की हड्डी मतलब वर्टेब्रल कॉलम या बैकबोन बन जाती है। तो सभी मछलियां, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी सब इसी क्लब का हिस्सा है। बिल्कुल। तो पौधों और जानवरों की इस विशाल दुनिया से निकलकर अब एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे जीवन पर उसका बहुत गहरा असर है। सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोब्स की दुनिया, खासकर बैक्टीरिया और वायरस। बिल्कुल। बैक्टीरिया की खोज वैन ल्यूएनहॉक ने की थी। ये एक कोशिकीय जीव हैं और इनके 4 मुख्य आकार होते हैं। हाँ, ये नाम बड़े इंटरेस्टिंग है। बैसिली, कॉकी। बैसिली रॉड के आकार के होते हैं, कॉकी गोल होते हैं, स्पिरिला स्प्रिंग की तरह सर्पिल और विब्रियोज कॉमा के आकार के। ये हर जगह है, पर कुछ बीमारियां भी तो पैदा करते हैं। हाँ, कुछ बैक्टीरिया टाइफॉइड, टीबी और हैजा जैसी गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। और वायरस तो बैक्टीरिया से भी ज्यादा अजीब हैं। स्रोत कहते हैं कि वे नॉन सेल्यूलर हैं। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो तकनीकी तौर पर जिंदा कोशिकाएं हैं ही नहीं, वे बस प्रोटीन के खोल में लिपटे हुए जेनेटिक कोड हैं। जेनेटिक कोड। आप उन्हें एक बायोलॉजिकल यूएसबी ड्राइव समझ सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है, कॉपी मी। कॉपी में। हाँ, वायरस खुद कुछ नहीं कर सकते। अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें एक जीवित मेजबान कोशिका यानी होस्ट सेल की जरूरत होती है। वो उस कोशिका को हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक। हाँ, उसकी मशीनरी पर कब्जा करते हैं और उसे अपनी हजारों कॉपी बनाने पर मजबूर कर देते हैं। और मेजबान कोशिका के बाहर वो पूरी तरह से निर्जीव है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स उन पे असर नहीं करते। एग्जैक्टली। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के सेल्यूलर सिस्टम को टारगेट करते हैं, लेकिन वायरस के पास तो कोई सेल्यूलर सिस्टम है ही नहीं जिसे निशाना बनाया जा सके। मतलब कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये सब इन्हीं नॉन सेल्यूलर एजेंट्स की वजह से होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमने वर्गीकरण की इस विशाल प्रणाली की एक झलक देखी। हमने समझा कि कैसे बीज की मौजूदगी, बॉडी सिमेट्री या रीढ़ की हड्डी जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक जीवन की इतनी बड़ी विविधता को व्यवस्थित करते हैं। सही कहा। ऑटोट्रॉफिक से लेकर एक्सोस्केलेटन तक ये सिर्फ मुश्किल शब्द नहीं है, ये बड़े-बड़े एवोल्यूशनरी आइडियाज के लेबल हैं। ये दुनिया को देखने का एक ज्यादा व्यवस्थित और तार्किक तरीका है। स्रोतों को पढ़ते हुए एक विचार मेरे दिमाग में अटक गया है, जो सोचने पर मजबूर करता है। उसमें लिखा है कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और सालों तक एक बोतल में स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी केमिकल या नमक को करते हैं। और यहीं आकर विज्ञान थोड़ा अजीब और दार्शनिक हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी ऐसी चीज का क्या मतलब है जो जीवन और निर्जीव के ठीक बीच में खड़ी हो, जो एक तरफ तो एक रसायन है जिसे क्रिस्टल बनाकर रखा जा सकता है, और दूसरी तरफ जैसे ही उसे एक जीवित कोशिका मिलती है वो जिंदा हो उठता है, अपनी संख्या बढ़ा सकता है, विकसित हो सकता है। यह जीवन की उस परिभाषा पर ही एक गहरा सवाल खड़ा करता है जिसे हम अब तक जानते आए हैं। क्लैरिटी सर्कल, समझोगे तो चमकोगे।